सो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं लौट आया हूँ आपके साथ 42 क्वेश्चन के साथ। तो ये सीरीज है 71 क्वेश्चन फॉर 21st बीपीएससी मेंस एंड आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 42। एंड ये जो टॉपिक है ये काफी हॉट टॉपिक है, मतलब ये कई बार एग्जाम में पूछता है मेंस में, पॉवर्टी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिमेन्स अ persistent चैलेंज इन बिहार, एग्जामिन द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन बिहार एंड सजेस्ट सम सुटेबल मेजर। तो इसमें क्या दिखा रहा कि सस्टेन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है फिर भी पॉवर्टी है। इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में, मतलब यूनिडायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में नहीं। यूनिडायमेंशनल पॉवर्टी क्या थी? लैक ऑफ बेसिक नीड्स इज नोन एज पॉवर्टी, दिस वाज द यूनिडायमेंशनल पॉवर्टी। बट क्वेश्चन क्या है, मल्टी डायमेंशन, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है ना। तो हमने देखा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इंप्लॉयमेंट होता है, इंप्लॉयमेंट होगा तो आपको वेज आएगा, वेज आएगा तो पॉवर्टी रिडक्शन होगा। बट इसमें क्या दिखा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है फिर भी पॉवर्टी एक चैलेंज है। इसमें एग्जामिनर क्या आपसे पूछना जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी के बारे में आप बताइए बिहार में। तो इसमें अगर हम लिखना चाहे तो सबसे पहले हम यहां लिख देंगे डेफिनेशन। तो मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आप डेफिनेशन लिखे पॉवर्टी का तो ट्राई करिए किसी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन लिखा करिए, क्योंकि आप का डेफिनेशन जो हो सकता है मे बी उस लेवल का नहीं हो, क्योंकि पॉवर्टी में और कुछ भी तो कवर होता है, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट भी कवर करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं यूएनएचसीआर डिफाइंस पॉवर्टी एज अ human condition characterized by a sustained or chronic deprivation of the resources, capabilities, choices, security and power। आप देखा होगा मैंने क्या क्या बोला है, डिफाइन पॉवर्टी एज अ सस्टेन्ड ह्यूमन कंडीशन जो कैरेक्टराइज बाय किससे, लैक ऑफ रिसोर्सेज, चॉइसेस, सिक्योरिटी, पावर। ये सब किस लिए जरूरी है? टू इंजॉय सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल राइट्स। अब देखिए ये हो गया आपका पॉवर्टी का डिफिनेशन कंप्लीट, जो कि मल्टी डायमेंशनली है। अकॉर्डिंग टू यूएनएचसीआर पॉवर्टी डिफाइंड बाय सस्टेन्ड ह्यूमन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ रिसोर्सेज, चॉइस, सिक्योरिटी, पावर टू एंजॉय सोशियो कल्चर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो ये आप देखे होंगे कि ये होता है डिफिनेशन। किसका डिफिनेशन है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का। इसमें आपने बता दिया कि लैक ऑफ रिसोर्सेज भी पॉवर्टी है, लैक ऑफ चॉइसेस भी पॉवर्टी है, लैक ऑफ सिक्योरिटी भी पॉवर्टी है, लैक ऑफ पावर भी पॉवर्टी। अगर आपको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है 18+ होने के बावजूद, तब भी आप गरीबी है, क्योंकि आपके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। ठीक है, तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का डेफिनेशन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी बिहार में इतना हाई पॉवर्टी क्यों है। तो अगर इसको आपको अप्रोच करना है तो आपको इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा कि हमेशा डेटा के साथ आंसर लिखा जाता है। तो इसमें अगर सबसे पहला अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आपको याद होगा बंगाल फेमाइन आ गया एक, एंड इसी से रिलेटेड था जमींदारी सिस्टम। बंगाल फेमाइन के बाद जो जमींदारी सिस्टम अफेक्ट हुआ, जिसके कारण लैंडलेस लेबर का जो संख्या था वो इंक्रीज कर गया, लैंडलेस लेबर का संख्या इंक्रीज कर गया, जिससे क्या हुआ कि ये जो आपके जमींदार थे वो मनी लेंडर्स बन गए, एंड जो लैंड लेबर्स थे वो लैंडलेस लेबर बन गए। तब से ये हिस्टोरिकल फैक्टर है बिहार में पॉवर्टी का। उसके बाद अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल फैक्टर में आप ये भी लिख सकते हैं बाइफरकेशन ऑफ बिहार एंड झारखंड। इससे क्या हुआ, आपकी जितनी भी रिसोर्सेज थी वो कहां चली गई? झारखंड में। तो आपके पास रिसोर्स बचा नहीं बचा। तो ये दो आप एग्जांपल लिख सकते हो हिस्टोरिकल फैक्टर में। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर में। पॉलिटिकल फैक्टर में
अब पॉलिटिकल फैक्टर में ये लिख सकते हैं कि पोस्ट 1960 टू 1990 मतलब 1990 में बिहार सॉ 25 चीफ मिनिस्टर्स। तो ये अगर 25 चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, इनके अलग अलग पॉलिसीज होंगी, अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, तो जो पहले से प्रोग्राम चल रहे थे वो हैम्पर हो गए, हैम्पर्ड प्रीवियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिली, जिसके कारण क्या हुआ, जो वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है वो हैम्पर होना स्टार्ट हो गए। ये भी एक कारण है बिहार में पॉवर्टी का। उसके बाद अगर देखा जाए, ये तो पॉलिटिकल हो गया। अब आते हैं सोशल पे। अब सोशल रीजन देखिए तो बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो कितना, 61% अब लिखना बंद करिए, अब है 74% अप्रोक्स। किससे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से। और चूंकि इंडिया का कितना है इसमें 84%, किससे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से। तो नेशनल एवरेज से बिहार का लिटरेसी कहां पे है, देखिए 10% का अंतर है। तो अगर लिटरेसी में 10% का अंतर होगा तो स्किल में क्या होगा, तो अगर स्किल ही नहीं होगा तो न्यू टाइप ऑफ जॉब्स लाइक द एआई इंजीनियर, डेटा साइंस मैनेजर, ये सब कहां से आपको मिल पाएगा। तो जो नए नए जॉब्स इमर्ज कर रहे हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, बिहार आपका पीछे ही के तरफ चलता जाएगा। तो वही आप ये लिख सकते हैं, लिटरेसी रेट को आप कोट कर सकते हैं सोशल फैक्टर में। उसके बाद जो मेन कारण अगर आपको मैं बताऊं सोशल फैक्टर में एक आया, तो आप ये भी लिख सकते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है, एक सर्वे आया था, एक सर्वे आया था दिल्ली बेस्ड एनजीओ का, जिसका नाम था डॉल्फिन्स वे ऑफ लिविंग। इसने क्या कहा था कि पूरे भारत में जो 98% मैनुअल स्कैवेंजर्स है वो हमें एससी एसटी के या दलित कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, तो ये बिहार में भी यही चीज है, बिहार में तो और 99% टू 100% हो जाएगा, मतलब जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स है सब दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने भी दलित कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको अपर कास्ट का काम ही नहीं करने दिया जाता है। आप देखते होंगे बहुत सी शादी में घोड़ी तक नहीं चढ़ने दिया जाता। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन ही करने दिया जाता है बिहार में। अगर वो पढ़ना चाहता है, आगे कहीं नौकरी करना चाहता है नॉर्मल लोगों के बीच, तो उसको नहीं करने दिया जाता है। तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आप जरूर लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि ये कोई नहीं लिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स में, अगर हम लोग आए इकोनॉमिक फैक्टर में, तो एनडीएमए का एक रिपोर्ट आया था। एनडीएमए में रिपोर्ट में कहा गया था ये जो 2024 का जो फ्लड आया था बिहार में, 124 करोड़ का एसेट जो था वो फ्लोन अवे हो गया, मतलब बह गया। किसको इंपैक्ट किया, 25 लाख लोग को अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट। तो आप ये कोट कर सकते हैं, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका रिपोर्ट आया था, बिहार में 124 करोड़ के एसेट चले गए थे, 25 लाख लोग इंपैक्ट होंगे। आप पटना में आइएगा बारिश के मौसम में देखिएगा, मरीन ड्राइव पे लोग सोए हुए आपको नजर आएंगे, रात में भी दिन में भी। क्यों, क्योंकि वहां पे पूरा बाढ़ आ चुका है, पूरा एसेट उनका चला गया। तो आपने जिस एसेट को लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई कर दी, लाइक उनका घर, वो भी चला गया। तो हो गया ना वो मल्टी डायमेंशनली पुअर। क्या बोला, जिनके पास शेल्टर नहीं है वो भी मल्टी डायमेंशनली पुअर हो गए। तो उस हिसाब से तो वो भी मल्टी डायमेंशनली पुअर हो गए, क्योंकि उनके पास ना पानी बचा साफ, न खाने के लिए कुछ बचा, न उनका घर बचा। तो एक तरह से वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हो गए। तो आप ये भी रिपोर्ट इसमें आप कोट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है इकोनॉमिकल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए इकोनॉमी में बात करें तो लैक ऑफ क्रिएटिव सेक्टर, लैक ऑफ क्रिएटिव सेक्टर या ऑरेंज इकोनॉमी की बात करी जाए तो मतलब जो क्रिएटिव सेक्टर है ऑरेंज इकोनॉमी, उसका भी लैक है बिहार में। आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ एग्जांपल डाल सकते हैं। जो टीवीएफ के फाउंडर है वो हमारे मुजफ्फरपुर के हैं। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर अभी कुछ दिन पहले वो आए थे, एलएस कॉलेज गए हैं, एलएस कॉलेज गए, वहाँ के मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किया है। तो ये मुजफ्फरपुर के अपने ही बिहार के हैं। तो ये अभी देखिएगा टीवीएफ कितना बड़ा कंपनी हो गया है। अगर मान लीजिए बिहार से ही होता तो
क्या, तो ये जो उनका क्रिएटिव सेक्टर था, ठीक है, वो तो एक यहाँ से ब्रेन ड्रेन कर गया ना बिहार से, तो यही है, बिहार में जो क्रिएटिव सेक्टर है इसकी कमी है। क्रिएटिव सेक्टर जब भी आएगा तो नए प्रकार के जॉब्स लाएगा, ठीक है, तो नए प्रकार के जॉब्स लाएगा तो क्या होगा, लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा, मतलब कम स्किल से लेके ज्यादा स्किल तक के लोगों को भी इंप्लॉयमेंट मिलेगा। इंप्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, वेजेस आएंगे, वेजेस आएंगे तो क्या होगी, सेविंग्स होगी, सेविंग्स होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट होगा, और ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट होगा तो स्किल आएगा, स्किल से फिर जॉब आएगा, तो एक पूरा साइकिल बन जाएगा आपका। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए, ये था 3-4 कारण बिहार में पॉवर्टी का। उसके बाद आप लिख सकते हैं लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर, ये तो सारे लिखते हैं, बट ये सारे जो पॉइंट्स है ये काफी कम लोग लिखते हैं जिनको मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब देख लेते हैं और क्या पूछ रहा क्वेश्चन में। हमने सारा कुछ देख लिया, डेफिनेशन, बॉडी, सब। अब दे रहा है कि सजेस्ट सम सुटेबल मेजर्स। सम सुटेबल मेजर्स में आप क्या डाल सकते हैं ये बताइए। सबसे पहले डाल सकते हैं इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। क्या, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, सरकार आपको ग्रांट्स देगी इंटरेस्ट पे एंड नॉन डेट पे भी आपको ग्रांट्स देगी, क्या, आपको इंडस्ट्रीज बैठाने के लिए, आप वो डाल सकते हैं। बिहार सरकार का स्किल मिशन आप डाल सकते हैं, कौशल मिशन डाल सकते हैं, रैन बसेरा डाल सकते हैं, एजुकेशन वाला डाल सकते हैं। तो हर तरीके से आप मतलब पॉवर्टी को मतलब चेक करने के लिए आप गवर्नमेंट मेजर डाल सकते हैं। मैं अभी भी कहूंगा गवर्नमेंट मेजर्स आपका पर्सनल होना चाहिए, आप किसी का कॉपी मत करिए, क्योंकि सबके कॉपी में वही एग्जैक्टली सेम गवर्नमेंट मेजर्स मिलेगा। तो ट्राई करिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल से गवर्नमेंट मेजर खोजने का, तभी आपका आंसर अच्छा होगा एंड आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। होप करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।